हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडक्टर के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंडक्टर होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कापर का तार है। ये क्या है? कापर का तार है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से कॉइल के रूप में लपेट दें तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इंडक्टर है। इसी तरीके से इसको एल से दर्शाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व का मतलब होता है इंडक्टर। इसका मात्रक क्या होता है? फैराडे। देखिए, फैराडे जो होता है वो कैपेसिटर का मात्रक होता है। फैराडे कैपेसिटर को इस तरीके से बनाते हैं। दो प्लेट्स होती हैं किसी मटेरियल धातु की, उसके बीच में इंसुलेटर मटेरियल को भरकर हम लोग बनाते हैं कैपेसिटर को। इसका मात्रक होता है फैराडे। जूल क्या होता है? ये एनर्जी, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। वेबर क्या होता है? फ्लक्स का मात्रक होता है। यहाँ पर पूछा प्रेरकत्व का मात्रक। प्रेरकत्व का मात्रक या इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक 10 हेनरी के प्रेरकत्व में धारा 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक 10 सेकेंड में परिवर्तित होती है तो कॉइल में वोल्टेज का मान कितना होगा? देखिए, एक फार्मूला होता है वोल्टेज का, ई बराबर होता है एल डी आई बटे में डी टी। एल डी आई बटे में डी टी। यहाँ पर एल जो होता है प्रेरकत्व है, डी आई धारा में परिवर्तन को दर्शाता है, डी टी समय में परिवर्तन को दर्शाता है, और ई जो होता है वोल्टेज को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोग को कॉइल में वोल्टेज का मान निकालना, ई का मान निकालना। एल का मान कितना दिया हुआ हम लोग रख लेते हैं 10 हेनरी का प्रेरकत्व है तो यहाँ पर रखेंगे 10 हेनरी। और देखिए, डी आई का मतलब हो गया कि धारा में परिवर्तन। धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है? 0 से लेकर 20 एम्पियर तक। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 0 हो जाएगा ऊपर, पट्टे में क्या हो जाएगा? डी टी। डी टी का मान क्या है? 10 सेकेंड। तो यहाँ पर रखेंगे 10। इसको आप लोग हल कर लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आप लोग को मिल जाएगा कितना? 20 वोल्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज से होती है। देखिए, 3 तरीके के हमारे सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसे कि हमारा एक होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है जिसको एल से लिखते हैं। देखिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो उसमें क्या होगा? जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर वोल्टेज है, यहीं पे करंट भी होगी। वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। अब बात करेंगे प्योर कैपेसिटी को केस होगा तो क्या होगा? जैसे देखिए, अगर हमारा यहाँ पर वोल्टेज होगा ना तो यहाँ पर करंट आई होगी जो कि 90 डिग्री से आगे चलती है। क्या चलती है? आगे चलती है। किस केस में? कैपेसिटर के केस में। अब हम लोग बात करेंगे शुद्ध प्रेरणिक परिपथ के बारे में बोला है जो कि एल से दर्शाते हैं। इसके बारे में अगर बात कर लिया जाए तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है? अगर वोल्टेज यहाँ पर है तो करंट यहाँ पर होगी। कहने का मतलब क्या है कि ये पीछे चलती है 90 डिग्री। धारा इसमें देखिए वोल्टेज से क्या है? पीछे है 90 डिग्री, और कैपेसिटर केस में आगे होती है 90 डिग्री। और वी और आई के बीच में जो रिलेशन 0 डिग्री का मिलता है वो होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ये होता है हमारा सर्किट होता है 3 तरीके का, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। प्योर प्रेरणिक परिपथ प्योर इंडक्टिव सर्किट का है। तो इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या बताया है कि वी यहाँ होगा तो आई यहाँ होगा, 90 डिग्री से पीछे चलती है धारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? 45 डिग्री पीछे, 45 डिग्री आगे, 90 डिग्री पीछे। ऑप्शन नंबर सी सही, 90 डिग्री पीछे चलती है धारा। पीछे को हम लोग लैगिंग भी बोलते हैं, लैगिंग बोला जाता है, और लीडिंग बोलते हैं आगे को। यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री पीछे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में शक्ति का मान क्या होगा? देखिए, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो हमने क्या बताया? प्योर इंडक्टिव सर्किट में वी यहाँ होगा तो 90 डिग्री से पीछे होगी धारा, यहाँ पर होगी धारा। अब देखिए, प्योर क्या है? शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में क्या होगा? पावर का मान, शक्ति का मान, P बराबर वी आई कॉस फाई होता है पावर। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा? कॉस का मतलब हो गया कि पावर फैक्टर है ये, फाई का मतलब यहाँ पे क्या है? 0 है, 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। जब कॉस 90 डिग्री का मान 0 तो कुल मिला के पावर का मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इनमें से कौन ऊर्जा को संग्रहित करता है? प्रेरक, कैपेसिटर, प्रतिरोध, ये तभी दोनों। प्रेरक क्या होता है? किसी भी तार को इस तरीके से लपेट दें तो हम लोग का प्रेरक बन जाता है। कैपेसिटर क्या था? कोई दो धातु प्लेट्स है, उसके बीच कोई इंसुलेटर मटेरियल को भरकर हम लोग कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे कोई भी हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है, वायर बाउंड रेजिस्टर होता है, तो ये हमारा होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे पूछा ऊर्जा को संग्रहित कौन करता है? तो यहाँ पे प्रेरक और कैपेसिटर दोनों ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, याद रखिएगा। प्रेरक जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा को संग्रहित करता है, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो दोनों होते हैं जो हमारे प्रेरक और कैपेसिटर, ये दोनों ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। संग्रहित करने का मतलब होता है स्टोर करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये तथा बी दोनों। प्रतिरोध ऊर्जा को संग्रहित नहीं करता, ये पावर का लॉस कराता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रेरक और कैपेसिटर
इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर का मान कितना होता है? शुद्ध प्रेरक है ना, शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर निकालना है। शुद्ध प्रेरक में देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर वोल्टेज है तो यहाँ पर करंट होगी 90 डिग्री पीछे, जैसा कि अभी हमने बताया है। तो 90 डिग्री यहाँ से अगर आप लोग बनाएंगे तो एंगल तो मिल गया 90 डिग्री का। पावर फैक्टर का मान निकालना है, पावर फैक्टर का मान होता है cos फाइव। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसका अगर हम लोग कॉस लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो cos फाइव का मान बताना है कितना होगा, तो cos 90 डिग्री यहाँ पर कर लीजिए, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0। ऑप्शन नंबर कितना मिल गया हम लोग को? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 0। प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों में पावर फैक्टर का मान 0 मिलता है। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो वहाँ पर पावर फैक्टर 1 मिलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, प्रेरक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आर तो ये प्रतिरोध का होता है, जेड क्या होता है? इम्पीडेंस या प्रतिबाधा का, सी कैपेसिटर का होता है जैसा कि आप लोग को मालूम है, और डी जो होता है वो होता है प्रेरक का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा डी। एल जो होता है, एल से हम लोग दर्शाते हैं प्रेरक जो होता है ये, इसको हम लोग किससे लिखते हैं? एल से। ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व परिपथ का समय स्थिरांक का मान क्या होता है? समय स्थिरांक होता है, जैसे हमारा कोई आर है, ये प्रतिरोध है और यहाँ पे एल है, इस सर्किट का जो समय स्थिरांक होगा, टाइम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, इसका मान होता है एल बाई आर। क्या होता है? एल बाई आर सेकेंड। टाइम कांस्टेंट का मात्रक होता है सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि आरसी सर्किट अगर होगा तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो इसका टाइम कांस्टेंट जो होता है आरसी सेकेंड। यहाँ पे पूछा है कि प्रतिरोध प्रेरक सर्किट है, आरएल सर्किट है, इसका हो जाएगा एल बाई आर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वह युक्ति जो धारा में परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाती है? कैपेसिटर, प्रतिरोध, प्रेरक, डायोड। देखिए कैपेसिटर जो होता है, जैसे अभी हमने बताया कि दो मेटल्स होते हैं उसके बीच में इंसुलेटर को फिल करके हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। तो ये जो होता है ना, वोल्टेज में अचानक परिवर्तन का विरोध करता है। वोल्टेज में अगर सडनली चेंजेस आएंगे तो उसका अपोज करता है, वो होता है कैपेसिटर। प्रतिरोध क्या होता है? वो अपने क्रॉस जो होता है वोल्टेज ड्रॉप करा लेता है। जैसे हमारा अगर धारा आई यहाँ से जाएगी, ये प्रतिरोध आर है तो यहाँ पे आई आर ड्रॉप हो जाता है, ये होता है प्रतिरोध। और प्रेरक क्या करता है? प्रेरक का मतलब ये कॉइल है हमारी, इस तरीके से लपेट तो प्रेरक हो जाता है। ये यही जो होती है ना, धारा में परिवर्तन का विरोध करती है, धारा में परिवर्तन का विरोध करती है, वो होती है प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रतिरोध जो होता है वो भी तो धारा को रोकता है। जी हाँ, धारा को रोकता जरूर है प्रतिरोध, ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका नाम है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। लेकिन जो अचानक सडनली चेंजेज होते हैं धारा में, उसका जो अपोज करता है वो होता है इंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से ही होगा। डायोड की बात कर लिया जाता है, डायोड क्या होता है? हमारा रेक्टिफिकेशन में उपयोग किया जाता है, जैसे एसी टू डीसी कन्वर्ट करना होता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग डायोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो धारा में परिवर्तन का अपोज करता है, चेंजेस करता है, वो होता है प्रेरक या इंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आदर्श ट्रांसफार्मर में कपलिंग गुणांक का मान कितना होता है? देखिए कपलिंग गुणांक क्या होता है, सपोज मान लीजिए आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर की ये कोर होती है, यहाँ पर वाइंडिंग होती है, तो जिधर हम लोग सप्लाई देते हैं, मान लीजिए इधर सप्लाई दे दिया तो इधर प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, इधर लोड कनेक्ट कर दिया तो इधर सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। यहाँ पे जो होता है कि फ्लक्स क्रिएट होता है। अब ये फ्लक्स जो होता है इस तरीके से कोर से होता हुआ इस तरीके से ट्रांसफर होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। देखिए कपलिंग गुणांक होता है क्या, उसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। ये जो फ्लक्स है ना, ये प्राइमरी टू सेकेंडरी जो जा रहा है, तो वो मान लीजिए कि यहाँ से अगर 10 वेबर का फ्लक्स हम लोग का प्राइमरी में उत्पन्न हुआ है, तो ये 10 वेबर का फ्लक्स नहीं पहुँचा, 8 वेबर का फ्लक्स ही पहुँचा, 2 वेबर का फ्लक्स जो होता है यहाँ से लीकेज हो गया। तो कहने का मतलब ट्रांसफार्मर में जो कपलिंग गुणांक होता है ये फ्लक्स से रिलेटेड करता है। जितना ज़्यादा फ्लक्स का ट्रांसफर होगा उतना ज़्यादा कपलिंग गुणांक माना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए पूरा का पूरा फ्लक्स अगर पहुंच गया, 10 वेबर का था, 10 वेबर का फ्लक्स यहाँ पर पहुंच गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूरा कपल हो गया है, उसको हम लोग बोलेंगे कपलिंग गुणांक जो होता है पूरा का पूरा पहुँच गया, तो वो होती है आइडियल कंडीशन। लेकिन कोई भी आइडियल कंडीशन ऐसी होती नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पहुँचता नहीं, कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला गया है? आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श जहाँ भी मिल जाए, आइडियल इसको मानते हुए हम लोग इसको समझते हैं कि आइडियल होगा तो पूरा 10 वेबर का फ्लक्स यहाँ पहुँच जाएगा, कोई भी लीकेज नहीं होगा, तो वहाँ पे कपलिंग गुणांक का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए कपलिंग गुणांक 0 से 1 के बीच में होता है। मान लीजिए कि हमारा कॉइल जो थी इस तरीके से कनेक्शन जो था, यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी था, यहाँ पे सेकेंडरी था, मान लीजिए यहाँ का जो फ्लक्स है कुछ भी यहाँ नहीं पहुँचा, 10 वेबर का था, यहाँ पे 0 वेबर पहुँच गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि कपलिंग गुणांक का मान हो गया 0। पूरा का पूरा पहुँच गया तो वो आइडियल कंडीशन होगी, तो वो हो जाएगा कपलिंग गुणांक का मान 1। तो इस तरीके से होता है कपलिंग कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कपलिंग गुणांक।
तो अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल होगा तो कपलिंग गुणांक का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए हमारे क्लास को। अगर क्लास पसंद आती हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर किस तरीके की क्लास अब लेना है, उस पर आप लोग के लिए एक क्लास ली जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग इंडक्टर यानी प्रेरकत्व के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस पर एक क्लास हम लोग लेकर आने वाले इसके बाद वाली क्लास, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।